स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने विश्व इतिहास की क्लास में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारण, उस दौरान घटित होने वाली प्रमुख घटनाओं और उसके परिणामों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों वर्साई की संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के प्रयासों के तहत हुई, जिसे हम पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वर्साई की संधि क्या थी। पहले भाग में हम लोग पढ़ेंगे वर्साई की संधि का परिचय, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वर्साई की संधि में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों के साथ क्या क्या प्रावधान रखे गए। तो हम शुरुआत करते हैं वर्साई की संधि से। हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ा कि 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। धुरी राष्ट्रों सहित जर्मनी ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद तुरंत बाद क्या हुआ, विश्व स्तर पर जो राष्ट्र थे उनमें शांति स्थापना के प्रयासों में तेजी आई। सभी देश चाहते थे कि विश्व युद्ध में जिस तरह से हानि हुई है उसके बाद वापस से ये स्थिति न हो और समस्त विश्व में शांति स्थापना के प्रयास किए जाएं। तो इसके तहत शांति वार्ता शुरू करने का फैसला लिया गया और पेरिस में एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 32 राष्ट्रों के लगभग 70 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र, जिन्होंने जर्मनी की तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। मई 1919 तक इस शांति समझौते का प्रारूप तैयार किया गया और ये प्रारूप अप्रैल 1919 में फ्रांस पहुंचने वाले जर्मन प्रतिनिधियों को सौंपा गया। इस तरह से पेरिस शांति सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की गई। इस सम्मेलन में बिग फोर की रणनीति थी। 4 प्रमुख महाशक्तियाँ थीं जिनके प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहाँ के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने किया। फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहाँ के प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री जॉर्ज क्लीमेंशू ने किया, जिसको फ्रांस में टाइगर के नाम से जाना जाता था। और ये एकमात्र व्यक्ति था जिसने 1871 में अल्सास और लोरेन को खोने का विरोध किया था, जब फ्रांस को ये क्षेत्र जर्मनी को देने पड़े थे। ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहाँ के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज ने किया और इटली का प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहाँ के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो ने किया। इस तरह से ये बिग फोर में 4 प्रमुख महाशक्तियाँ थीं जिनके प्रधानमंत्रियों ने और राष्ट्रपति ने वहाँ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। लेकिन कुछ समय बाद ही इटली अपने को स्वयं को पर्याप्त महत्व न मिलने के कारण और फ्यूम के प्रश्न पर वह वापस स्वदेश चला गया। इस तरह से बाद में चलकर 3 शक्तियों ने ही सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया। जापानी प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किमोशी सायोंजी और नोबुकी मेकुनी ने किया। छोटे राज्यों में सबसे अधिक जो प्रभावशाली था वो था यूनान, जहाँ के प्रधानमंत्री वेनिजेलास ने इस सम्मेलन का प्रतिनिधित्व किया अपने देश की तरफ से। 18 जनवरी 1919 को सम्मेलन के प्रथम पूर्ण अधिवेशन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति पाइनकर के द्वारा किया गया। बाद में क्लीमेंशू को सर्वसम्मति से इस सम्मेलन का सभापतित्व बनाया गया। इसके बाद सम्मेलन में क्लीमेंशू को सभापतित्व बनाने के बाद
समझौते की प्रक्रिया को निर्धारित करने, युद्ध का उत्तरदायित्व निर्धारित करने, किसने युद्ध को प्रारंभ किया था और किसके कारण युद्ध में इतनी हानि हुई। सम्मेलन में समझौते की राष्ट्र संघ संबंधी, अंतर्राष्ट्रीय संविधान संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए क्या हुआ कि वुडरो विल्सन की अध्यक्षता में अनेक समितियों का गठन हुआ इस सम्मेलन में। इस सम्मेलन में बड़े देशों जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान को 5-5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। ब्राज़ील को 3, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, चीन, यूनान, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, सर्बिया जैसे देशों को 2-2 प्रतिनिधि और कई अन्य देशों को 1-1 प्रतिनिधि भेजने का प्रावधान रखा गया। बेल्जियम और सर्बिया के विरोध के बाद में उनको 2-2 प्रतिनिधियों को, उनको 3-3 प्रतिनिधियों को, पहले कितनी थी 2 की अनुमति थी, लेकिन बाद में 3 प्रतिनिधियों को भेजने की अनुमति दी गई। ये चीज़ ध्यान रखना कि भारत की ओर से 2 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा और बीकानेर के महाराज गंगा सिंह ने इस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। पहले ही बता चुके हैं कि इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो वुडरो विल्सन के साथ मतभेदों के कारण अपने स्वदेश चले गए थे। फरवरी-मार्च 1919 में वुडरो विल्सन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज को भी कुछ समय के लिए अपने स्वदेश जाना पड़ा। इस तरह से इन 3 प्रमुख महाशक्तियों ने सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करते हुए इसके जो मापदंड थे वो निर्धारित किए। इन सभी महाशक्तियों ने, मित्र राष्ट्रों के देशों ने सम्मेलन का प्रतिनिधित्व करते हुए 22 जून 1919 को फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंशू ने जर्मनी को हस्ताक्षर करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। इसमें क्या हुआ बच्चों कि जर्मनी की सरकार ने अपने विदेश मंत्री काउंट वॉकडॉर्फ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल वर्साय भेजा, जहां पर 17 मई को मित्र देशों ने संधि का जो प्रस्ताव था वो जर्मन प्रतिनिधियों के सामने रखा कि आप ये देखिए कि ये शर्तें हैं इसमें और आपको किस तरह से इनको स्वीकार करना है। उसमें उनमें कुछ आपत्तियां रखी उन्होंने। आपत्ति रखने के बाद 16 जून 1919 को वापस से संशोधन करने के बाद जर्मन प्रतिनिधियों के सामने उसको रखा गया, पेश किया गया और अब इस बात को रखा गया कि संधि की शर्तों को बिना किसी परिवर्तन के 23 जून तक स्वीकार कर लिया जाए। उनको अल्टीमेटम दिया गया। जर्मन प्रतिनिधियों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात के लिए धमकाया गया कि आपको किसी भी शर्त में इन पर हस्ताक्षर करने हैं। 28 जून 1919 को क्लीमेंशू ने जर्मनी को मजबूर किया, अतः मजबूर होकर आक्रमण के भय से जर्मनी के मुख्य प्रतिनिधि वॉन हेनियल ने संधि समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी और इस तरह से 28 जून 1919 को वर्साय के महल में, जहां 1871 में प्रशा के शासक ने सम्राट पद की उपाधि ली, सम्राट पद को प्राप्त किया था, वहीं जर्मनी को मजबूरी में संधि समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। जर्मन विदेश मंत्री हर्मन मुलर और उसके उपनिवेश मंत्री जोहासन बेल ने इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए। अन्य जो पराजित राष्ट्र थे जिन्होंने जर्मनी का सहयोग दिया था, उनके साथ अलग अलग संधियां की गई, जैसे कि ऑस्ट्रिया के साथ 10 सितंबर 1919 को सेंट जर्मेन की संधि, जिसमें उसके लिए अलग प्रावधान रखे गए। बुल्गारिया के साथ 27 नवंबर 1919 को न्यूइली की संधि। हंगरी के साथ त्रियानो की संधि जो 4 जून 1920 को की गई।
और तुर्की के साथ 10 अगस्त 1920 को सेव्रे की संधि की गई। इस तरह से जर्मनी के साथ वर्साई की संधि और अन्य देशों के साथ जिन्होंने जर्मनी का सहयोग किया था बच्चों, उनके साथ अलग अलग संधि की गई, जिनकी डेट आपको ध्यान रखनी है। इन सभी संधियों को वर्साई की संधि और पेरिस में अलग अलग स्थानों पर इन देशों के साथ जो संधियां हुई उनको सम्मिलित रूप से पेरिस की संधि कहा जाता है। अमेरिका ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ अलग से पृथक रूप से संधि की। इस तरह से वर्साई की संधि का प्रारूप पत्र तैयार किया गया। टर्की में जब उसके साथ सेवर्स की संधि की गई तो वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ और उन्होंने इस संधि की शर्तों को मानने से मना कर दिया। इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा दबाव डालकर जर्मनी को बाध्य किया गया कि वो इन संधियों पर हस्ताक्षर करे, संधि पत्र पर, और जो सहयोगी राष्ट्र थे उनके साथ पृथक पृथक संधियां की गई जिसमें अलग अलग प्रावधान रखे गए। युद्ध के प्रति उनके उत्तरदायित्व को मानते हुए संधि की शर्तों में कठोर प्रावधान रखे गए। मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्रों को दंडित करने के लिए जो वर्साई की संधि तैयार की गई उसमें मुख्यतः 3 बातें शामिल की गई थी। सीमा व्यवस्था का निर्धारण, निशस्त्रीकरण और दूसरा क्षतिपूर्ति का निर्धारण। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलकर वर्साई की संधि के प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, इसकी डेट को ध्यान रखिए, अलग अलग देशों के प्रतिनिधित्व मंडल का ध्यान रखिए कि किस तरह से अमेरिका का नेतृत्व वुड्रो विल्सन ने किया, ब्रिटेन का लॉयड जॉर्ज ने, फ्रांस का वहाँ के प्रधानमंत्री क्लीमेंशु ने और इटली का ऑरलैंडो ने किया, और किस किस डेट को कौन कौन सी संधि हुई, इस बात का ध्यान रखते हुए इसको पढ़िए। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वर्साई की संधि के क्या क्या प्रावधान रखे गए। धन्यवाद।